मित्रों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व है 2। इसका जो प्रथम पाठ है उसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। स्पष्ट शब्दों में हम इसका अध्ययन करेंगे और जो प्रथम पाठ है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उस पाठ का हम स्पष्ट शब्दों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप महाद्वीप है। उस महाद्वीप में अनेक देश हैं, अनेकों देश हैं। उन देशों में पहले निरंकुश शासकों का क्या था? आधिपत्य था। निरंकुश शासक थे, उनका आधिपत्य था। वो वहाँ के नागरिक थे, उनके ऊपर क्या करते थे? अपने अधिकार थोप देते थे, अपने अधिकार थोप देते थे, जिससे वहाँ के जो प्रजा थी वो पूरी तरह से परेशान हो गई थी। वहाँ पे निर्दयी राजा की वजह से वहाँ की प्रजा पूरी तरह से परेशान हो गई थी। और वह सभी प्रजा है वो एक विचारधारा को मानने वाली थी, एक विचारधारा को मानने वाली थी। इसलिए वो सभी के सभी एकजुट हो गए और एकजुट होकर अपने देश के प्रति उन्होंने देश प्रेम को इंगित किया। और सभी लोगों का एकजुट होना और सभी विचारधाराओं का एकजुट होना ये राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी किसी देश में एक ही धर्म के लोग या एक ही संस्कृति को मानने वाले लोगों का एक हो जाना, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फोटो दिख रही है आपको इस तस्वीर में, ये स्वतंत्रता की देवी है। इस देवी को महिला का स्वरूप दिया गया है, यानी स्वतंत्रता को महिला का स्वरूप माना गया है। और यहाँ पे ये आपको कतार दिख रही होगी। इस कतार में सभी यूरोप और अमेरिका के जो देश है वो सभी देश इसमें शामिल है। वो इसमें अपना अपना देशों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर देश अपने झंडे के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सभी इसकी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। और नीचे आपको निरंकुश शासकों के जो अवशेष है वो दिख रहे हो गए यहाँ पर, यानी वो शासक अभी क्या हो गए? नष्ट हो गए। उनका जो आधिपत्य था वो भी नष्ट हो चुका है और ये सभी स्वतंत्र हो चुके हैं। और ये तस्वीर है 1848 की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब यहाँ पे फ्रांस में, यानी यूरोप का एक देश है फ्रांस, वहाँ पे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी और वहाँ पर राष्ट्र का विचार किस तरह से था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो उसकी विचारधारा थी वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उत्पन्न हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। यानी फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी उसकी जो कह सकते हैं उसका जन्म राष्ट्रवाद का फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही हुआ था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए थे शुरुआत में, ये कह रहा है ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी। यानी राष्ट्रवाद की जो पहचान है वो फ्रांसीसी क्रांति ने किस तरह से दी कि क्रांतिकारी थे ऐसे कदम उठाए, यानी लोगों के मन में ऐसी भावना की जिससे लोग सामूहिक पहचान, लोग एक साथ जुड़ चुके, यानी जुड़ सके थे वो एक साथ। यानी उनके विचार एक थे, उनके धर्म संप्रदाय वो एक थे, पूजा पाठ करने का तरीका एक था, इसलिए वो लोग सामूहिक, यानी उनकी विचारधारा सामूहिक हो गई और उसी ने राष्ट्रवाद को फिर क्या किया? जन्म दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो अपना 1815 का ये यूरोप का मैप है। यहाँ पर अलग अलग साम्राज्य इसमें दिख रहे होंगे आपको। रूसी साम्राज्य है, ओटोमन साम्राज्य है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य है, अलग अलग साम्राज्य आपको दिख रहे होंगे इस तस्वीर में। अब हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह से हुआ था। राष्ट्रवाद का निर्माण, अगर आप 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे आज है। यानी आज में और उसमें बहुत अंतर आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर आ चुका है। आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हुए तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बंटे हुए थे। यानी वो देश स्वतंत्र नहीं थे, उनमें राजशाही थे, डच थे और कैंटन थे। यानी इनमें वो लोग क्या हुए थे? बंट चुके थे। ये स्वायत्त, जिनके शासन के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राष्ट्रतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप ये क्या थे? निरंकुश शासकों के अधीन थे। यानी अब में और तब में बहुत अंतर था, लोग स्वतंत्र नहीं थे। इसके बाद में कुलीन वर्ग और मध्य नया वर्ग के बारे में बात करते हैं। नया मध्य वर्ग था उसके बारे में बात करते हैं। तो कुलीन वर्ग कौन सा होता है? तो मैं बताता हूँ चलो मित्रों। जो उच्च वर्ग होता है, उच्च वर्ग यानी जो शासक वर्ग होता है,
जो शासन करता है वही आपका कुलीन वर्ग कहलाता है। और इसके बाद में नया मध्य वर्ग उत्पन्न हो चुका था। मध्य वर्ग यानी इन शासकों के नीचे रहने वाला, वो मध्य वर्ग कहलाता है। महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन सा था? कुलीन और राजनीतिक रूप से कुलीन वर्ग और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। हवेलियों के मालिक थे, क्या थे? ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। कौन? कुलीन वर्ग के लोग थे वो लोग। अब हम बात करते हैं क्रांतिकारियों के बारे में, यानी यूरोप में जब निरंकुश शासक थे उनके अधिकारों के बाद में सभी लोग क्या हो गए? उनसे परेशान हो गए। उसके बाद में क्रांतिकारियों का क्या हुआ है? वहाँ पर जन्म हुआ था। अनेक क्रांतिकारी वहाँ पर उठ खड़े हुए अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, यानी भूमिगत यानी वो वहाँ से छुप गए, जमींदोज हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए, यानी जो गुप्त संगठन थे वो अनेकों अनेक 1815 के बाद में उभर कर सामने आ गए। गुप्त संगठन थे वो संगठन सभी क्रांतिकारियों क्या करते थे? ट्रेंड करते थे, यानी उनको प्रशिक्षण देते थे। और इनमें सबसे प्रमुख जो क्रांतिकारी था उस क्रांतिकारी का नाम है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। ये एक प्रमुख क्रांतिकारी था जो 1817 में जन्मा था। उसने वहाँ पे यूरोप में सभी को एकजुट कर दिया और क्रांतिकारियों में सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी बनकर सामने आया। यहाँ पर इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा ज्यूसेप्पे मैत्सिनी 1833 में यंग यूरोप की स्थापना करते हुए। अभी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने 1833 में इसने स्थापना की थी यंग यूरोप की। अब हम बात करते हैं उदारवादियों की क्रांति के बारे में। 1848 की स्थिति है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों ने गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किया, मजदूर विद्रोह कर रहे थे, यानी मजदूरों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भूखमरी और बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी। उनके सामने यानी उनके साथ साथ पढ़े लिखे मध्य वर्ग की क्रांति भी हो रही थी, यानी बेरोजगारों और भूखमरों के साथ पढ़े लिखे जो मध्य वर्ग के लोग थे वो भी इस क्रांति में कूद पड़े थे। फरवरी 1848 की घटनाओं में राजा गद्दी को छोड़ना पड़ा और एक गणतंत्र की घोषणा की जो सभी पुरुषों सार्वभौमिक या सार्वभौमिक मताधिकार के आधारित था, यानी वहाँ पर जो राजा था उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, वो भाग गया गद्दी छोड़कर। स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हिंगेवनी साम्राज्य। वहाँ के उदारवादी मध्य स्त्री पुरुषों में संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया, यानी संविधानवाद की मांग है ना उसको किससे जोड़ दिया? राष्ट्रीय एकीकरण से। राष्ट्र को क्या किया जाए? एकीकृत किया जाए। संविधान की बात उसके साथ में इसको जोड़ दिया था साथ में। अब हम बात करते हैं जर्मनी राष्ट्र की निर्माता हो सकी, इसके बारे में बात करते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। यूरोप है ना कि राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलग हो गया, यानी यूरोप के जो लोग थे वो राष्ट्रवाद और जनतंत्र से अलग हो गए, क्रांति से अलग हो गए। वो उनके मन में क्रांति की भावना नष्ट हो गई। इसके बाद में क्या होता है कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने थे, यानी वे दोनों क्या हो गए? एकीकृत हो गए। वो दोनों एकीकृत हो गए यानी एकजुट हो गए, उसमें दोनों साथ जुड़ गए, राष्ट्र राज्य बन गए दोनों। इसके बाद में क्या होता है? 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनने का प्रयास किया। ठीक है, बात करते उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रमुख मंत्री था उनका, वो कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क इसका प्रमुख मंत्री बना था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। किसकी बात है? ओटो वन बिस्मार्क की बात हो रही है यहाँ पर।